चलिए शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के सदस्य थे रामविलास पासवान, एबी वाजपेयी, कैलाश चंद्र जोशी जी और दिग्विजय सिंह। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, याद रखिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा। बाकी लोग कहाँ गए रे? क्यों बाकी लोग कहाँ गए यार? कमेंट नहीं दिख रहे तुम्हारे। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा फटाफट, कौन थे इसमें, क्या है आपका राइट आंसर। शिवानी शुक्ला, जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को, नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल। आओ आओ सभी लोग आओ। चलिए बताओ फटाफट क्या होगा इसका। उर्मिला डी बता रही, दिग्विजय सिंह। हाँ, दिग्विजय सिंह भाजपा में कब से चले गए यार? गलत नहीं बताओगा कोई भी, गलत नहीं बताओगे, गलत नहीं बताओगे। अरे यार पहला प्रश्न नहीं बन रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, क्या है ये? आग लगा दो इतनी देर में तो। निधि पटेल का सी आ रहा है, राहुल का सी, बहुत बढ़िया राहुल। और कॉलेज स्टडी से भी सी आ रहा है, ये कॉलेज स्टडी से आ रहा है डायरेक्ट सी, बहुत बढ़िया। पूनम गुर्जर भी आ गई क्या? पूनम जी स्वागत है, विकास जी स्वागत है। आग लगा दो, धूम मचा दो जल्दी फटाफट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। यार क्या 24 ही बच्चे आए क्या, बाकी कहाँ गए रे? चलो ठीक है, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कैलाश चंद्र जोशी जी, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन गैरेज कारखाना स्थित है? एमपी पुलिस कांस्टेबल 26 अगस्त 2017 में यह प्रश्न आया हुआ है, जल्दी से बताइए फटाफट। जो बच्चा पहले जवाब देगा उसका नाम 2-3 बार लूंगा। बड़वानी, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, जल्दी फास्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने सी जवाब दिया उन सभी का एकदम भयंकर से जवाब दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जबलपुर। ये प्रश्न में सारे के सारे वही प्रश्न आ रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये मेरे मन से एक भी लाया, मैं सारे के सारे पूछे गए एग्जाम में। अब देखो एग्जाम में आया वो प्रश्न है, मंगलयान का प्रक्षेपण किस केंद्र से हुई थी, बताओ आप लोग। थुम्बा एक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र तिरुवनंतपुरम, बी ऑप्शन। अब पढ़ लो ऑप्शन तो आपके सामने है, जल्दी से बता दो आप तो फटाफट। अरे ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत ही कहाँ है, डायरेक्ट जवाब दो, थोड़ा बहुत देख लो उस ऑप्शन तो, है ना। वैसे याद होगा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। ज्योति लोधी, विकास रघुवंशी, ममता मोगिया, कॉलेज स्टडी से सी आया है, ठीक है बहुत बढ़िया। ज्योति लोधी का सी आ रहा है, महेश सिलावट, राहुल मेर, श्रीहरिओम मीना, राधा, निधि, जितेंद्र, निकुंज सोनर, बहुत बढ़िया। घिसालाल यादव जी सी बता रहे हैं, कवि दांगी, शिवानी मीना, अमन पालीवाल, महेंद्र सेनाई, दीपू दांगी, उर्मिला नागर, बहुत बढ़िया शानदार। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जवाब, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर दोस्तों पुलिकट झील स्थित है, उसी पुलिकट झील के ऊपर यह सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र प्रक्षेपण की केंद्र स्थित है, वहीं से दोस्तों मंगलयान को छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आएगा सी जवाब। अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये उस समय का पेपर है,
2017 के समय का। अब बताओ कौन थे उस समय। ये आज का नहीं है, ये उस समय का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उमाशंकर जी, बहुत बढ़िया। अंजू यादव का सी, हरीश्रीओम जी का सी आ रहा है, सागर यादव का सी, पूनम गुर्जर, बंटी लिहारे, शिवानी शुक्ला, कॉलेज स्टडी और जितेंद्र शर्मा। वाह, ये कॉलेज स्टडी से बहुत जवाब आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कॉलेज स्टडी सुमित्रा बता रहे हैं। ममता मोगिया बहुत बढ़िया। विकास रघुवंशी शानदार। अमन पालीवाल का सी, निर्मला का जी का यहाँ पर ए आ रहा है, गिसालाल यादव का ए। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जवाब सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने, किस मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया गया। किसने मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था। एस.एन. बनर्जी, विनोबा भावे, सी ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी और डी है आपका लाला लाजपत राय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, काफी लोगों का यहाँ पर सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, काफी लोगों का यहाँ पर सही जवाब आया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर, मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था, किसने किया था भाई, जल्दी बताओ फटाफट। चलिए राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। वर्धा, जो वर्धा में एक सम्मेलन हुआ था और उसमें मूल शिक्षा योजना वर्धा को प्रस्तावित किया था, उसमें मेन जो आदमी थे वो थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न देखिएगा, विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में कौन सी नदी बहती है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 26 अगस्त 2017 के पेपर में ये प्रश्न आया था, जल्दी से बताइएगा। चलिए रचना दांगी, बंटी लिहरे जी एंड विकास, जितेंद्र एंड कृष्णा गुजर। हाय हेलो कृष्णा जी, नमस्कार। अमन पालीवाल, कवि दांगी, सी आ रहा है कवि का, ओके। और बताइए, ज्योति रोधी का ये, बहुत बढ़िया। कमल कांत जी का ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल जी का ये आ रहा है, शिवानी मीना का सी, पूनम गुर्जर का ए, विकास का यहाँ पर बहुत बढ़िया नर्मदा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक, क्वेश्चन क्रमांक डालिए प्लीज, आप लोग क्वेश्चन क्रमांक भी डालिए साथ में। बहुत बढ़िया, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। चलिए राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। और याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी को ये विदिशा से बिलोंग करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइएगा, कौन सी सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका है, पेशी कोशिका है, रोम कोशिका है या माइकोप्लाज्मा। जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर इसका। 8वें क्वेश्चन का बताइए आप लोग, 8वें का। बहुत बढ़िया, कॉलेज स्टडी से यहाँ पर आ चुका है, नोबेल पुरस्कार भी मिला, बिल्कुल मिला ना, नोबेल पुरस्कार बिल्कुल मिला है। ज्योति लोधी, डी, सावित्री दांगी का ये आ रहा है, निर्मला, विकास एंड अंजू। चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों का सही जवाब है।
बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिकाएं। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, स्पाइरो गायरा बहुकोशिकीय शैवाल एक कोशिकीय शैवाल है। बताइए, जिस प्रकार स्पाइरो गायरा बहुकोशिकीय शैवाल है उसी प्रकार एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? बताइए आप लोग। इसका प्रश्न का जवाब दीजिए आप 9वें का। नौवें क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। 9वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोगों का यहाँ पर अब गए तुम लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बताइएगा जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोग गलत करेंगे इसको अब। चलिए बताइएगा इसका क्या होगा। चलिए, तो जिस प्रकार स्पाइरो गारे जो बहुकोशिकीय शैवाल है उसी प्रकार दोस्तों इस एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं हमारे, बोतल में पानी है यार, किसने कहा नहीं है पानी? बोतल में पानी है, देखो आप, पूरी बोतल भरी हुई है ना। क्वेश्चन में दम नहीं है, इसी एक ही क्वेश्चन ने तुम्हारी हवा निकाल दी, देखो आप। अच्छा खतरनाक क्वेश्चन आ गया, आए समझ में तुम्हें? बनी नहीं रहा तुम लोगों से क्यों? राजेश, राजेंद्र रेकवाल जी, कहाँ बना आपसे? सर एक शायरी सुना दो, शायरी सुनाओ, पहले इसका जवाब तो दो आप लोग। आप लोगों का जवाब ही नहीं आया। एक भी बच्चे ने इसका सही जवाब नहीं दिया है। चलिए राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जवाब, क्लेमेडोमोनास। अगला प्रश्न देखिएगा, प्लास्टिक बहुत उपयोगी है और इन दिनों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है क्योंकि वे क्या है? वजन में हल्की और मजबूत होती है, जल की अच्छी अवशोषक होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ऑप्शन नंबर डी रासायनिकता अभिक्रियाशील होती है। बताइएगा क्या होगा। चलिए जल्दी कीजिएगा, एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा थोड़ा अपन को, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कौन सही जवाब देता है। चलिए बताइएगा इसका क्या होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। काफ़ी लोगों का यहाँ पर सही जवाब दोस्तों, कुछ लोगों ने दिया भी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे सही भी दे रहे हैं। चलिए बताइएगा जल्दी से। कमेंट क्यों नहीं आ रहे यार तुम लोग? क्या कमेंट नहीं कर रहे तुम लोग? शुभम सोनी, हाँ आया आया, शुभम का आया। शिवानी मीना, राजेंद्र एकवाल, ठीक है बहुत बढ़िया। नितेश लोधी जी का ए, ठीक है बहुत बढ़िया। कवि दागी का ए आ रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। और बताइए। बिल्कुल सही होगा, अरे वजन में हल्की होती है और मजबूत होती है, बिल्कुल सही बात। अगला प्रश्न देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनका मुड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है?
जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनका बोलना कहलाता है क्या? जल्दी से बताइएगा। अतुल जी, बागरी एंड पवन, टेकम जी एंड देखिए उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था, उसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था जो उसमें सही हो। अगर उसमें ट्राई फिनॉल या पीवीसी वाला अगर ऑप्शन होता तो फिर हम लगाते उसमें। पीवीसी भी तो ऑप्शन नहीं, बहुलक वाला ऑप्शन भी नहीं था उसमें। चलिए इसमें बताइए आप क्या होगा। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनका क्या होता है? माध्यम जब चेंज करती है तो क्या होता है, पूछ रहा आपसे। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है भैया उनका? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। यहाँ जब भी बात माध्यम की होती है, जैसे मान लो दोस्तों, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब जाती है मतलब आती है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह हमेशा अभिलंब से दूर हट जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? पूर्णांतरिक परावर्तन या अपवर्तन। इससे आप पूर्णांतरिक परावर्तन देखोगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें ऐसा होता है कि भाई जो मान होता है आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान, वो 90 डिग्री से कभी कभी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उसे हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। फिर तो पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन में ये होता है कि 90 डिग्री से कभी कभी क्या हो जाता है, कोण एंगल ज़्यादा बन जाता है, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना में ऐसे ही होता है, जैसे आप कहोगे सर हीरे का चमकना, तो हीरे का चमकना एक पूर्णांतरिक परावर्तन है ना। इसके बाद में आप कहोगे सर रेगिस्तान की मरीचिका, तो भी पूर्णांतरिक परावर्तन है। अपवर्तन के उदाहरण क्या है? तो अपवर्तन में जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, एक बाल्टी ले लो, बाल्टी में पानी डालोगे तो उसमें छड़ी डालोगे तो छड़ी अपने आप मुड़ी हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ बाल्टी के अंदर रखा हुआ सिक्का, आप उसमें पानी है और बाल्टी में आप देख रहे हो तो सिक्का तली में उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, ये सब क्या है? अपवर्तन के उदाहरण है, याद रखिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए पूजा सोलंकी बोल रहे सर, डबल से समझा दो बेटा। प्रकाश अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। सघन माध्यम जैसे पानी हुआ, कांच हुआ, ये सब सघन माध्यम है, बालू रेत हुई, ये सब सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो जब आ रही होती है तो टकराने के बाद मतलब उसका क्या होता है, विवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो वह टकराने के बाद इनके अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब वो जा रही होती है तो चली जाती है, मतलब दूर चली जाती है, तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जब जा रही होती है यानी कि सघन से विरल में जा रही होती है तो दूर हो जाती है, और आ रही होती तो आ जाती है, यानी कि अभिलंब के पास में जाती है। ऐसी घटना होती है दोस्तों। क्लियर सभी का? तो ये अपवर्तन के उदाहरण है। उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। पानी के अंदर रखी हुई छड़ी का मुड़ा दिखाई देना, किसी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का अपनी तली से उठा हुआ दिखाई देना, ये सब इसी के उदाहरण है अपवर्तन के। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, घर्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? घर्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को छाटिए आप लोग। चलिए बताइएगा, घर्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को छाटिए आप लोग, जल्दी, फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया। बताइएगा, गलत कथन। गलत कथन ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों। यह ऊर्जा का अपयोग नहीं होता है, जबकि घर्षण में तो ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, तो ये कथन गलत है। बाकी जो कथन है वो सारे सही है, याद रखिए आप लोग।
अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पत्तियों के में कोशिकाओं की ऊपरी और निम्न सतह क्या करती है? बताइए आप लोग। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी सतह और निम्न जो नीचे वाली सतह होती है वो क्या करती है? सिर्फ जल मात्रा को नियंत्रित करती है, नियमित करती है, सिर्फ आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। डी ऑप्शन है सिर्फ गैसों का विनिमय करती है, या उपयुक्त सभी करती है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन क्रमांक 13 का बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, शुभम, शिवानी, प्रेम सिंह चौहान, शिवानी मीना, बहुत बढ़िया, माया सिंह, माया जमरे एंड संदीप चौहान, नानी प्रजापत। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों उपयुक्त इसमें सभी आएगा, उपयुक्त सभी है ना, पत्तियों में उपयुक्त सभी आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। क्या होता है जब विपरीत आवेश एक साथ आ जाते हैं? हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आवेश की मात्रा के आधार पर आकर्षित या प्रत्याकर्षित करते हैं। आवेश रखने वाली सामग्री की प्रकृति के आधार पर आकर्षण या प्रत्याकर्षण करते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, भागोगे तुम लोग की तो भाग के कहाँ जाओगे बताओ मुझे? पेपर से कब तक भागोगे तुम लोग? डरना, डरोगे तो कब तक डरोगे बताओ मुझे? पेपर तक डरोगे क्या? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, माना कि एग्जाम में आ गए, क्या कर लोगे आप लोग? देना तो पड़ेगा ना, डर के जाओगे क्या तुम? डर के कहाँ जाओगे बताओ मुझे? अरे फॉर्म डाला है तो एग्जाम तो देनी पड़ेगी, तो डर के कहाँ जाओगे बताओ मुझे? तो डरना नहीं है, आराम से पेपर को हल कीजिए। नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ सीखने को तो मिलेगा आपको। बात सही है कि नहीं बताइए मुझे? सीखने का तो मिलेगा ना आपको। नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा तो टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है, सीखने का मौका तो मिलेगा ना। चलिए, तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? याद रखिए, जब विपरीत आवेश होते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? वो आकर्षित करते हैं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है, उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न उच्चतम तापमान, वह तापमान जब ईंधन गैस बन जाता है। उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम ताप तथा उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न औसत तापमान। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर? चलिए, बहुत बढ़िया, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? कृष्णा गुजर बोल रहे शायरी, शायरी सुना दे, जवाब दो पहले। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया, कुछ ने सही सही दिया। ये पूछ रहा है दोस्तों कि एक पदार्थ का प्रज्वलन ताप होता है, उस पदार्थ के दहन पर उत्पन्न उच्चतम ताप पर वह तापमान जिस पे ईंधन गैस बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो तीसरा है ना, इसको पढ़िए आप, उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। याद रखिए आप लोग, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कोशिका का आकार जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके 26 तारीख वाले पेपर में आया था। तो बताइए आप लोग, कोशिका के आकार को किस में मापते हैं? कोशिका के आकार को किस में मापा जाता है?
कोशिका का आकार जल्दी बताओ। आरती का डी आ रहा, ठीक है आरती बहुत बढ़िया। शुभम सोनी जी का डी आ रहा है, और सीवी गुप्ता का यहाँ पर माइक्रोसोन, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, माइक्रोन याद रखिएगा, माइक्रोन। चलो मैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बना के बताता हूँ आपको। कोशिका से 2-3 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पहली बात तो कोशिका की खोज किसने की, ये प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कोशिका जो होती है इसकी खोजकर्ता हमारे हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था। दूसरी बात दोस्तों, कोशिका की अगर बात करूँ मैं, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है हमारी, सबसे बड़ी कोशिका जो है दोस्तों, वो याद रखिए आप, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका आकार लगभग 170 से गुणा 135 के बीच में होता है। बात करें हम सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, बताइए आप लोग। अरे शायरी बोलूंगा, सबसे छोटी कोशिका तो बताओ आप लोग। हाँ रॉबर्ट हुक, बिल्कुल। चलिए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटा कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, ग्लेप्सोटिक बोलते हैं उसको, ग्लेप्सोटिक करके। हाँ माइक्रोप्लाज्मा, बिल्कुल माइक्रोप्लाज्मा ग्लेप्सोटिकम, हाँ हाँ बिल्कुल, ग्लेप्सोटिकम है ना, ग्लेप्सेप्टिकम बोलते हैं इसको, माइक्रोप्लाज्मा ग्लेप्सेप्टिकम है ना। तो ये सबसे छोटी है दोस्तों, ठीक। चलो आगे बढ़े अपन। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी बताओ, सबसे लंबी में हो जाएगी आपकी कौन सी, तंत्रिका तंत्र। अरे तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी हुई तो है। चलिए बहुत बढ़िया, माइक्रोप्लाज्मा गेलोसेप्टिकम, बहुत बढ़िया। ओके चलिए आगे बढ़े अपन। तो याद रखिएगा ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया हुआ है कि कोशिका का आकार किस में मापते हैं, तो माइक्रोन में मापते हैं। ओके अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो रीजनिंग आ गई, इसमें हटा दो इसको। चलिए अगला प्रश्न, उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है, बताइए आप लोग। उत्तरी विंध्य में बसा हुआ पवित्र शहर कौन सा है, जल्दी बताइएगा। जल्दी फास्ट, मंजीत ठाकुर जी। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जवाब, चित्रकूट। विंध्य आप सभी लोग जानते होंगे, विंध्य प्रदेश कौन सा होता है, पारसी होता है। पारसी मतलब ये आपका बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, इसे हम पारसी के अंतर्गत बोलते हैं, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। पारसी आपने पढ़ा होगा, विंध्य प्रदेश बोलते पारसी को, तो याद रखिए पारसी की राजधानी रीवा थी। तो कहने का मतलब है कि उस वाले क्षेत्र की बात हो रही है। पारसी मतलब विंध्य लिख दिया है यहाँ पर, उत्तरी विंध्य में तो सबसे ऊपरी ऊपर, तो सबसे ऊपरी ऊपर क्या आता है, चित्रकूट आता है। क्या दिक्कत है उसमें, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चित्रकूट कहाँ पड़ता है, सतना में, और ये किस नदी किनारे है, चित्रकूट किस नदी किनारे है, मंदाकिनी नदी, मतलब मंदाकिनी जिसे सुनाई बोलते हैं। अगला प्रश्न, वो अलग मंदाकिनी, वो जो आपकी वो वहाँ पर उत्तराखंड में वो अलग है, वो तो अलकनंदा की सहायक नदी है, मंदाकिनी वो अलग मंदाकिनी, ये अलग मंदाकिनी, याद रखिए आप लोग। हाँ ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, जल्दी बताओ दोस्तों। ओमकारेश्वर जो मंदिर है ना, ये सबसे सरल क्वेश्चन है, ये छोटा बच्चा भी बता देगा इसको, तो जल्दी बताओ ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है। अगर इस प्रश्न का जवाब भी अगर आप गलत दे रहे हो तो फिर तो ये तो बात गलत है यार। चलो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। याद रखिए दोस्तों, प्रश्न अगर मान से ये पूछा आपसे कि ओमकारेश्वर मंदिर जो बसा है ये किस द्वीप पर बसा है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये शिवपुरी द्वीप पर है। हाँ ओमकारेश्वर मंदिर शिवपुरी द्वीप पर है, मंदाता शिवपुरी, याद रखिए द्वीप का नाम शिवपुरी है वहाँ की। चलिए आगे बढ़े अपन, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। 26 अगस्त 2017 एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, कंचनजंगा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करूं दोस्तों, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को सन 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया।
दूसरी बात दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें हम, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1975 में हुई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कहाँ पर पड़ता है? छिंदवाड़ा में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में नाम बदल दिया दोस्तों, इसका नाम कर दिया क्या? इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखो। नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया? बताओ। नीति आयोग के द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? जल्दी बताइए, बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट, जल्दी प्लीज, फास्ट। क्वेश्चन क्रमांक तो डाल ही नहीं रहे आप लोग। क्यों भाई, क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो? बहुत बढ़िया, राम सरिता दांगी का बी आ रहा है, ममता मोगिया का बी, बहुत बढ़िया, नेहा कुशवाहा जी का बी, सावित्री का सी आ रहा है, नानी प्रजापति का सी, अंजू यादव का ए आ रहा है, श्रेरियोम मीना का यहाँ पर अलग आ रहा है, और चलिए बहुत बढ़िया, सीवी गुप्ता, ठीक है, बहुत बढ़िया। राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र को। नीति आयोग के द्वारा महाराष्ट्र को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश का दर्जा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने दिया भी है जवाब, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, बबलू कुशवाहा, निर्मला कुमकार एंड माया जी जमरे जी, बहुत बढ़िया, एंड पेतर प्रकार जी, बहुत बढ़िया, अभिषेक अग्रवाल जी एंड गिशालाल यादव जी, निर्मला, उर्मिला, प्रियंका, नानी एंड शुभम सोनी, पूनम गुर्जर एंड दीपू दांगी और आरती नामदेव एंड शिवानी शुक्ला जी, बहुत बढ़िया, सीवी गुप्ता एंड ममता मोगिया, संगीता दांगी, अंजू यादव, बहुत बढ़िया। चलो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र जो स्थित है दोस्तों, ये आपका गुजरात में पड़ता है, और याद रखिएगा यहीं पर नदी जाती कौन सी? आपकी काकरापारा डैम भी है, याद रखिए, काकरापारा डैम गुजरात में ताप्ती नदी के ऊपर बना है। और दोस्तों याद रखना, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ गैस का रिसाव हुआ था यहाँ से, तो कहते हैं गैस का रिसाव होने के कारण यहाँ पर कुछ दिनों के लिए इसको बंद कर दिया। 2017 में शायद ये रिसाव हुआ था, उसके बाद इसको बंद कर दिया इस यूनिट को, याद रखिए आप लोग। तो काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? याद रखिए आप लोग, ये पड़ता है आपका गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न देखिएगा। 2017 में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था? झारखंड, गुजरात, केरल, असम? जल्दी से बताइएगा फटाफट, फास्ट प्लीज, फास्ट। 2017 में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था? झारखंड, गुजरात, केरल, असम? जल्दी। बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों, काफी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। सोनल बर्दे एंड गिसालाल यादव, दीपू, नानी प्रजापत, शिवानी शुक्ला, उर्मिला नागर, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों जल्दी बताइए, फास्ट। रोहित मीना जी का ए आ रहा है, अंजू, पेटर, संगीता दांगी, ममता मोगिया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 2017 में रणजी ट्रॉफी जीता था गुजरात ने और मुंबई को हराया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को आईओसी एथलेटिक आयोग के द्वारा सदस्य नामित किया गया? श्रीकांत कदंबी जी, प्रकाश पादुकोण, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल? जल्दी बताइएगा, फास्ट प्लीज, फास्ट, जल्दी। बहुत बढ़िया, सीवी गुप्ता एंड रवि सिंह एंड कृष्णा गुर्जर, सोनल बर्दे एंड आरती नामदेव, मंजू दांगी, दीपू दांगी एंड गिसालाल यादव, पेतर प्रकार जी, बहुत बढ़िया, साइना नेहवाल, ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। बहुत बढ़िया, अंजू यादव एंड रोहित, बहुत बढ़िया, शानदार, सावित्री एंड ममता, मनीष एंड श्रेरियोम, पूनम गुर्जर एंड निर्मला कुमकार। राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, जवाब साइना नेहवाल। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊटी और कड़ाईकनाल जैसी पहाड़ियाँ स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे? जहाँ पर ऊटी और कड़ाईकनाल जैसी पहाड़ियाँ स्थान हो तो आप समझ लीजिए आप भारत के किस राज्य में हैं।
तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, कहाँ पर हो आप? यदि मान लीजिए आप ऊटी और कड़ाईकनाल पहाड़ियों में हैं तो बताइए आप किस राज्य में हैं? एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के पेपर में ये प्रश्न आया था, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। और आप पुलिस के दावेदार हो तो ये सारे प्रश्न आपसे बनने चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं, इतना बहुत कम समय है और इस कम समय में आपको भरपूर तैयारी करना है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, रोहित मीना का ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाब तमिलनाडु। देखिए कड़ाईकनाल से आपको याद आया होगा, कड़ाईकनाल तो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो ऊटी और कड़ाईकनाल जो दोनों पहाड़ियाँ दोस्तों आपके कर्नाटक और केरल राज्य में, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु इसका सॉरी अपने तमिलनाडु और केरल राज्य में है। तो राइट आंसर आपका तमिलनाडु होगा, बिल्कुल सही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े अपन, अगला प्रश्न देखिएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? अब ये कांस्टेबल 2017 का पेपर है, तो उसी हिसाब से उसी टाइम का जवाब देना आपको, उस समय का जवाब दीजिए आप लोग। मानव में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका कौन सी? बता तो दिया अभी। अच्छा, मानव की पूछ रहा, क्या पूछ रहा है यार ये? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, विजय रूपाणी। उस समय कौन था? अच्छा, वर्तमान में कौन है? कमेंट करके बताओ फटाफट जल्दी से। वर्तमान में कौन है, जल्दी बताइए आप लोग। गुजरात में वर्तमान में कौन है? जल्दी फास्ट। जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने यहाँ पर जवाब दीजिए ना, कौन सा है? गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, ये पूछ रहे हैं आपसे। गुजरात के वर्तमान में कौन है? चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोगों का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, विजय रूपाणी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आनंदीबेन पटेल कब से मुख्यमंत्री बन गई यार? अरे वर्तमान में भी विजय रूपाणी है, ऑप्शन नंबर डी आएगा ना। चलिए राइट आंसर होगा विजय रूपाणी। अगला प्रश्न देखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गया में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु या सारनाथ? चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए फास्ट प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। कुछ लोग डी बता रहे हैं, तो डी वाले सुन लो, डी वाले सुन लो, आप लोगों का भयंकर गलत जवाब है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बाद में पूछ लेना, जो भी आपको कमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बाद में उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अभी जो क्वेश्चन चल रहा है उस पर बात कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी 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 बी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? 356, 370, 368 या 372? जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइएगा फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। सीवी यादव, बहुत बढ़िया। चलिए राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 368। अगला प्रश्न देखिएगा।
2016 में कौन सी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक्स मिसाइल का 5000 किलोमीटर से अधिक की परास पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? पृथ्वी पृथ्वी 4, पृथ्वी 5, पृथ्वी अग्नि 6 या पृथ्वी 5? बताइए आप लोग क्या होगा इसका। अरे क्या हो गया इसमें सर? किसी स्टूडेंट को पता हो तो बता, सर को नहीं पता। क्या नहीं पता बेटा, बताओ मुझे क्या क्या पूछना चाहते हो आप। एक कमेंट आया किसी बच्चे का। क्या पूछना चाहता है यार ये? स्पर्म होती है ना सबसे छोटी कोशिका, तो स्पर्म होता है, स्पर्म। अरे स्पर्म मानव सबसे छोटी कोशिका होती है। चलिए आगे बढ़े। अरे उसमें पाया जाता है ना डीएनए आरएनए, आपने पढ़ा होगा। प्रोक्यूरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसमें फिर इसके बाद में आता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र में आता है डीआरएनए और आरएनए, है ना, उसमें होता है। चलिए इसका बताइए, इसका क्या होगा? अरे यही टॉपिक चल रहा दोस्तों हमारा, अभी लेटेस्ट में ये टॉपिक ही चल रहा है हमारा। चलिए क्या होगा इसका बताइए आप लोग। बेटा एसडीपी पटेल साहब, तुम थोड़ा अभी फास्ट रुक जाओ आप लोग, जो तुम पूरा सिस्टम ही बिगाड़ रहे हो इसमें से। आपका बाद में कवर करवा देंगे जो भी समस्या, अभी रुक जाइए आप। ऑप्शन को क्या सही करें, ऑप्शन सही तो है भैया। चलिए बताइए इसमें क्या होगा, जल्दी कर फटाफट। चलिए राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें सी, अग्नि। अग्नि सी वाला इसमें अग्नि वाला आएगा दोस्तों, बिल्कुल सी। श्रावण सिंह जी का बिल्कुल सही है, एंड शिवांगी का बिल्कुल सही है, शिवांगी शुक्ला का, एंड कमल राजपूत जी का बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बताओ, ये सरल ही है यार, जल्दी बताओ फटाफट। पहला भारतीय कौन था अंतरिक्ष में जाने वाला? बोलो जल्दी। सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, कल्पना चावला। गोपाल गुर्जर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। अगला प्रश्न देखिएगा, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जो भूदान आंदोलन हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से बताइएगा। शुभम सुमिक का बी आ रहा है, एंड सुधर साहू का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। दीपू दांगी एंड गीसालाल यादव का सी, अभिषेक अग्रवाल का सी आ रहा है, शिव यादव का डी आ रहा है, गोपाल गुर्जर का डी, बहुत बढ़िया। आरती नामदेव का सी, ललित एंड नानी प्रजापति सबसे बड़ी कोशिका फीमेल ओवम एंड सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। ये तो कभी का बता दिया ना इनको, कहाँ समझ में आता। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार।
तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका विनोबा भावे, है ना। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे हमारे? विनोबा भावे। आगे बढ़े अपन, अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? जल्दी बताइए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ इसका बताइए दोस्तों, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? 32वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? चलिए काफी लोग ए जवाब भी दे रहे हैं, जाकिर हुसैन को भी राष्ट्रपति बना। चलिए बहुत बढ़िया। सीवी गुप्ता, राकेश शर्मा कैसे आ रहा तुम्हारा? राकेश शर्मा तो कभी के चले गए। चलिए बहुत बढ़िया। शुभम सोनी का भी आ रहा है, चलिए ठीक है। अरे राधा कृष्णन जी हमारे उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद में जस्ट ये राष्ट्रपति बन चुके थे, तो दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी बने थे, ठीक है ना, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आएगा। मास्टर जी थे। अगला प्रश्न देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी दोस्तों? ये भी प्रश्न पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 2017 वाले पेपर में। जी बिल्कुल, फर्स्ट उपराष्ट्रपति सेकंड राष्ट्रपति था, बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बताइएगा इसका क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की एक खोज, किसकी रचना थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना थी, जल्दी बताइए आप लोग। चलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जवाब, जवाहरलाल नेहरू होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। और महात्मा गांधी की भी पुस्तक का नाम है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, मेरे सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी जी की फेमस पुस्तक है। और एपीजे अब्दुल कलाम की अग्नि की उड़ान, एक तो ये पुस्तक है, और एक इन्हीं की एक और पुस्तक थी दोस्तों, इंडिया विजन 2020, है ना। तो ये दो याद रखना आप लोग। एपीजे अब्दुल कलाम की अग्नि की उड़ान सबसे अच्छी पुस्तक है ना। चलिए आगे बढ़े अपन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रसिद्ध संस्थान के कुलपति ने हाल ही में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए परिसर में एक टैंक को प्रस्तुत किया था? सेंट स्टीफन, जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या मिरांडा हाउस? जल्दी से बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया शानदार, काफ़ी लोगों का यहाँ पर सही जवाब है, बहुत बढ़िया। एंड कमल राजपूत जी का सी आ रहा है, नानी का यहाँ पर ए डी आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, जवाब देते जाइए आप लोग, मैं देख रहा हूँ। जल्दी फास्ट। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, दिल्ली के प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो कुलपति है दोस्तों, उन्होंने हाल ही में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए परिसर में एक टैंक को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गुलाब सागर बांध किस जिले में है? गुलाब सागर जो बांध है वो किस जिले में है दोस्तों? गुलाब सागर बांध किस जिले में है, जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी फास्ट। शुभम सोनी बोल रहे इतना पुराना याद नहीं है। तो कितना पुराना याद होगा फिर? इतिहास तो बहुत पुराना है फिर तो, इतिहास तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा तुमको, क्यों? चलिए जल्दी बताइएगा, फास्ट प्लीज, फास्ट, जल्दी फटाफट। चंबल घाटी। महिमा पटेल सर, आपकी क्लास कितनी बजे स्टार्ट हुई है? अभी हुई महिमा, थोड़ी देर पहले ही, है ना, 10 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है, 10 बजे से।
अच्छा सिंघम भाई अभी आए क्या? हाय सर अभी आया मैं तो। अच्छा सिंघम साहब आइए आइए, स्वागत स्वागत है आपका सिंघम साहब। चलो तो राइट आंसर होगा दोस्तों गुलाब सागर जो बांध है कहाँ पर है आपसे पूछा है। तो गुलाब सागर एक्चुअल में क्या है, शहडोल जिला आना चाहिए था इसमें, लेकिन शाहपुरा दिया हुआ है तो 20 का सही हो जाना चाहिए ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम है क्या है, बताइए आप लोग। ये प्रश्न भी कांस्टेबल में आया हुआ है दोस्तों, 2017 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो बिल्कुल सरल है, बता दीजिए आप लोग अगर बताना चाहे तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ अकेला ही, है ना। इश्क में जीत कर लौट आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही जुमाने के लिए काफ़ी हूँ, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों सुन लो, मैं अकेला तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। और एक और शेर है कि एक छोटा सा अखबार हूँ, औकात ही क्या है हमारी, पर पूरे शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ, है कि नहीं है? तो आप नहीं बताते, हम ही बता देते। चलिए बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया अंकित कुमार जी बहुत बढ़िया, एंड रचना और गोपाल गुर्जर परिहार बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर इसका दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, याद रखिए आप लोग, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में सप्ताह में एक बार शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य करने का एक आदेश जारी किया था। वो ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया, देखिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। बताइए, ये कांस्टेबल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बता दीजिए आप लोग। बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे क्या? बता दिया क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन क्रमांक भी नहीं डाल रहे तुम लोग, तो क्यों ऐसे ही बता रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया, वाह वाह, हाँ वाह तो करना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया शानदार। तो हाल ही में दोस्तों ये जो नियम लाया गया था, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा लाया गया था, और उसके माध्यम से वहाँ पर क्या कहा जाता कि शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य करने का एक आदेश भी जारी किया था। तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय नौसेना का सेवा में एकमात्र सक्रिय विमान वाहक कौन सा है? सिंगम साहब बोल रहे हैं सर इतना पुराना क्वेश्चन हाल ही में कैसे लिखा है? देखिए क्वेश्चन पेपर 2017 का है तो वो तो पुराना तो रहेगा, वो क्वेश्चन उसी टाइम का है, ये वर्तमान का क्वेश्चन नहीं है, उसी टाइम का, तो हाल ही में तो लिखाएगा ना, 2017 में हाल ही में। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, चलिए काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, सही जवाब है दोस्तों राधा दांगी एंड ममता मोगिया, शुभम सोनी एंड नानी प्रजापत, रुक्मणी दांगी, सुधांशु जी साहू, सोनल बर्दे, क्या बात है, आग लगा दी तुम लोगों ने तो। बहुत बढ़िया शानदार दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा INS विक्रांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल है, हलवा है हलवा, क्या होगा राइट आंसर? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? चलिए दोस्तों, नर्मदा नदी का स्थान है आपका अमरकंटक, और नर्मदा नदी अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है। दोस्तों नर्मदा नदी पर बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, और क्योंकि बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। नर्मदा घाटी परियोजना की अगर बात करें दोस्तों, तो नर्मदा घाटी परियोजना की शुरुआत सन 1979 में हुई थी, और नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, 93,000 वर्ग किलोमीटर में से भी अधिक लगभग जो है इसका अफवाह क्षेत्र है। और आगे बात करें दोस्तों कि नर्मदा नदी जो है दोस्तों ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से बाईं तरफ से 22 नदियाँ मिलती है और दाईं तरफ से 19 नदियाँ मिलती हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है,
और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। बात करें नर्मदा नदी की, सबसे बड़ी सहायक नदी ओरसांग नदी है, ये आपको याद रखना है। और इसकी बहुत सारी और भी सहायक नदी है, जैसे बरगी, बंजर, शेर, करजन, छोटी तवा, कुदीगोई, दूधी शक्कर, है ना, हथनी, हिरनी, ओरसांग, है ना, उरीमान और कोलार, तीनदोनी, इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी। तो दोस्तों याद रखिएगा, बड़े बड़े डैम है। इसी पर दुनिया का दूसरा बड़ा डैम सरदार सरोवर बांध है, जो कि गुजरात में स्थित है, और बहुत सारे डैम इसके ऊपर बने हैं। और मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा डैम है, जिसका नाम है इंदिरा सागर बांध या फिर पुनासा डैम, जो कि खंडवा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? श्री ओम मीना जी, श्री मोहन मीना जी बोल रहे हैं सर प्लीज़। मेरी क्लास का टाइम डेली 5 बजे है, रात को 5 मतलब शाम को 5 बजे क्लास रहती है इसी चैनल के ऊपर। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, MP 360 बाई ईश्वर सर नाम से टेलीग्राम है हमारा। तो वहाँ पर PDF भी मिल जाएगी आपको, और उसमें लिंक भी मिल जाती है ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आप लोग वहाँ पर मिल जाएगी, उसमें ना लिंक वगैरह मिल जाती है। MP 360 बाई ईश्वर सर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। गोपाल गुर्जर परिहार और शुभम सोनी जी एंड ललित चमिका जी एंड लता शाक्य जी, बद्री चौरसिया चौधरी जी एंड सिंघम साहब, कमल राजपूत जी। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, रात को नहीं होती महिमा, रात को तो आज ही ले रहे हैं, बस यूट्यूब फेस्टिवल चल रहा है अभी, तुम्हें पता है। हाँ, यूट्यूब फेस्टिवल की वजह से अभी ले पा रहे हैं ना। चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसको, इसका राइट आंसर तो बताइए आप लोग, क्या होगा 40वें का? चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए किसी ने लिख भी दिया है MP 360 बाई ईश्वर सर, तो 1983 में, है ना, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र थे? जाकिर जो हुसैन साहब थे, ये किसके पुत्र थे, बताइए आप लोग। तुक्का मत लगाओ आप लोग, सही से जवाब दो। क्लास का टाइमिंग का आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सर रात की क्लास लो, पूरी रात रात खाली रहता हूँ। सिंगम भाई बेटा पढ़ाई कर ले रहे। अच्छा, नींद नहीं आती है? हाँ भाई, तो लफड़ा है, नींद नहीं आती इसकी। किसी ने नींद खरीदी नर्म बिस्तर से, किसी की आंखों का ख्वाब टूट गया। किसी ने नींद खरीदी नर्म बिस्तर से, किसी के आंखों का ख्वाब टूट गया। मजाल ये नहीं कि हाथों की चूड़ियाँ टूटी, मजाल ये है कि वर्षों पुराना रिश्ता टूट गया, इसीलिए नींद नहीं आ रही है इसको। चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसे ऐसे लोग आते हैं तो शायरी अपना आप आ जाती है। पता नहीं कहाँ से आती। चलिए बहुत बढ़िया, विजय राम जी एंड महिमा पटेल। चलिए बहुत बढ़िया सर, PDF बिल्कुल PDF मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, पढ़ाई से मोहब्बत हो गई क्या? क्या बात, पढ़ाई से मोहब्बत हो गई तुमको? फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मोहब्बत कर लो इस किताबों से, जिस दिन मोहब्बत हो गई ना, मजा आ जाएंगे दोस्त। चलो ठीक है, आगे बढ़े अपन। तो जाकिर हुसैन किसके थे भैया, जल्दी बताओ रे। अहमद अली खान जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहाँ पर है, जल्दी बता दो फटाफट। ये तो बहुत सरल है, जल्दी बताओ।
जल्दी बता दो। कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहाँ पर है उदयगिरी गुफा, कहाँ पर है? जल्दी करो फटाफट। तो बहुत दोस्तों यहाँ पर बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने जवाब भी दिया है। तो जिन लोगों का यहाँ पर डी जवाब आया मध्य प्रदेश, उन सभी का एकदम सही जवाब है। अब मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर, तो आप सभी को पता होगा, उदयगिरी से उदयगिरी, उसे विदिशा। तो याद रखिएगा दोस्तों, उदयगिरी विदिशा में है। और ऐसा बताते हैं कि उदयगिरी जो गुफाएं हैं, इन्हीं को खंडागिरी गुफा भी यही इनके पास में ही है। और उदयगिरी की गुफाएं एक्चुअल में क्या हो चुकी है कि वैसे तो यहाँ पर मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। उदयगिरी की जो गुफा है ना दोस्तों, इस गुफा में विष्णु